जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है दृश्य। तो कहानी शुरू होती है। रात बहुत सी कट चुकी है। बाहर बढ़ती हुई ठंड अपना अंग विस्तार रही है। ठंड किसी वहशी पिशाच की तरह साए साए करते हुए शरीर में अपने पैने रथ गड़ा रही है। दूर, बहुत दूर किसी फल बेचने वाले की आवाज़ आ रही है। हवा भी ठंड पर सवार होकर गुप्त अंधकार में प्रवास कर रही है। उन सबको देखता हुआ रास्ता बस चुप है। मिट्टतम में वो दूर जाती हुई सड़क जैसे डूब चुकी है। लेकिन वही खड़ी हवेली में नीम सी रोशनी अभी भी झलक रही है। बेड पर पड़ी सुजाता जैसे नींद से लड़ रही है। उसे दूर तलक हो रही वो फल बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुत्ते भी वहाँ बहुत भौंक रहे हैं। इतनी देर से वो ये आवाज़ें सुन रही है। टपकते हुए पानी की भी आवाज़ कहीं से उसे आ रही है। इतनी आवाज़ें होने के बावजूद भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। वो फल बेचने वाले की आवाज़ अब बहुत करीब से आई। वो घर बहुत बड़ा है। सुजाता को आदत नहीं है इतने बड़े घर में अकेले रहने की, पर वो भी क्या करे, मजबूरी है। कोई चाह कर तो खुद की जान इस तरह की जोखिम में नहीं डालता है। खुद से ही कुछ सोचते हुए सुजाता ने कंबल अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। वह बार बार पलकें झपका रही थी। ऐसा नहीं कि उसे नींद नहीं लगी। अभी 11 बजे ही तो वो सो गई थी ना। बस 15 मिनट के लिए, हाँ 15 मिनट के लिए उसकी आँख लग गई थी। उतनी कम देर में ही उसे क्या क्या विचित्र सा दिखा। आखिर क्या था वो? सपना? नहीं, सपना तो नहीं कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट म्यूट फिल्म चल रही है। फिर वो चलती हुई फिल्म बंद पड़ गई और फिर से एक बार वह फिल्म अचानक से चल पड़ी। बस दृश्य दिख रहे थे जिनका आपस में कोई अर्थ न था। निरर्थक से संवाद, हीन चित्र। सुजाता वो चित्र देख रही थी जो उसे सामने नजर आ रही थी। शहर से बाहर दूर खेतों में एक गहरा कुआं। दूसरे दृश्य में कोई औरत अपना चेहरा ढके हुए छोटे बच्चे के साथ खेल रही है। और फिर एक लाश, किसी स्त्री की चीख जो दिल को अपनी जगह से खिसका दे, पर फिर भी वह चीख पूरी तरह से मौन। स्त्री के चेहरे पर दुख, दर्द, वेदना के तीव्र भाव। और फिर एक चीख उठती है।
उसके बाद के दृश्य में सुजाता ये देख पाती है कि उस औरत का पेट कोई चीर रहा है। कितना सारा खून, काला गर्द सा बहता हुआ खून। दूरी पर खड़ा बच्चा देख रहा है। कसाई के हाथों में पड़ी हुई असहाय स्त्री, एक रोता हुआ बच्चा जिसकी गर्दन पर कसाई चाकू घुमा रहा है। कितना दर्द था वहाँ। उसके बाद सुजाता की नींद खुल गई थी। पता नहीं कैसे अचानक ही वो नींद से जाग गई थी। उसे याद आया कि वो यहाँ इस पुरानी हवेली में इतनी रात गई क्यों थी। आज से 2 दिनों पहले वो बहुत परेशानी में थी। उसके छोटे भाई आदिल को कोई रेयर सी बीमारी हो गई थी। हर 15 दिन बाद उसे एक महंगा इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर ने कहा था। सुजाता की माजी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतना बड़ा खर्चा उठा सके, पर सवाल आदिल के जान का भी तो था। उसने कई एनजीओ से मदद मांगी, पर उन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि रकम ही इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसे चुका नहीं पा रहा था, सिवाय एक इंसान की। उसका नाम बलवंत साहू था। न जाने कितना रईस आदमी था वो, लेकिन उसका आगे पीछे कोई न था। बलवंत साहू एकदम अकेला था। साहू सुजाता की मदद के लिए मान गया, पर उसकी एक शर्त थी। सुजाता को 2 रातें उसकी हवेली में गुजारनी थी। उसके बाद सुजाता आज़ाद थी। वो जितना चाहे उतना पैसा साहू से ले सकती थी। साहू ने उसके हाथ में एक ब्लैंक चेक दिया था। काम होने पर साहू उस पर साइन करने वाला था। अपने भाई की मजबूरी के कारण सुजाता साहू की बात बड़े आसानी से मान गई। इतना मुश्किल भी तो नहीं था नाकामी। बस 2 ही तो रातें गुजारनी थी उस बियाबान से हवेली में। पर सुजाता के एक दोस्त अमित ने उसे हवेली में रुकने से मना किया था। वह जानता था कि यह हवेली कुछ ठीक नहीं है। उसका दोस्त अमित यहाँ का मूल निवासी था, यही का बाशिंदा था वो, इसलिए वो इस मनहूस हवेली का इतिहास अच्छी तरह से जानता था। अमित ने सुजाता को बताया था कि आज से बहुत सालों पहले शहर के बाहर सड़क के किनारे ये हवेली खड़ी नहीं थी, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ा कपास का खेत हुआ करता था। काली मिट्टी और उस पर उगी सफ़ेद कपास। खेत के ठीक बीच में कुआं था। जहाँ कुआं था आज ये हवेली उसी जगह पर खड़ी है। और उस कुएं के बारे में लोगों ने बहुत सी अफवाहें उड़ा रखी थी। प्रेत वगैरह की चीज़ें यहाँ होने के बारे में लोग बोला करते थे। उसने अमित की बात आगे नहीं सुनी थी। उसने अमित की बात काट दी थी, और यही बहुत बड़ी गलती उसने कर दी थी। उसे अभी भी लग रहा था कि अमित ने उसे कुएं के बारे में ऐसा कुछ बताया था, इसी कारण से उसे इस तरह के विचित्र सपने आ रहे हैं। उसने कंबल ज़्यादा कसकर अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। तभी घड़ी में 12 टोल बजने लगी। पूरे 12 टोल, मतलब कि अभी वक्त 12 हो चुका था। एकाएक उसका गला सूखने लगा। उसने कंबल धीरे से नीचे सरकाया और वो उड़ गई। पर यह
क्या था? सुजाता हर तरफ देखने लगी। हवेली की ऊंची दीवारें, कालीन, सोफे, खिड़कियाँ, पर्दे, झूमर, कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा था। बस दूर दूर तक फैली हुई काली मिट्टी उसे नज़र आ रही थी और उस मिट्टी पर उगाए छोटे छोटे कपास के पौधे। उसने देखा कि दूर से कोई चला आ रहा था। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आ गई। वो झट से पहचान गई, वह बलवंत साहू था। पर साहू बूढ़ा नहीं था, वो बहुत जवान दिख रहा था। उसने वहां आते ही सुजाता के हाथ में बाजरे की रोटी थमा दी। ये क्या? तुमने आज फिर खाना बना लिया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे खाना मत बनाया करो ना। अनायासी सुजाता बोल पड़ी, पर उसे लगा कि ये उसकी आवाज़ नहीं है और ये शरीर, ये भी तो उसका कहाँ है। शायद नींद के हवाले वो किसी गलत जगह पर पहुंच गई है। गलत जगह पर या गलत समय में। अपने इस विचार से वो खुद ही चौंक पड़ी। हाँ, उसके साथ कुछ अजीब हो गया था। इस वक्त सुजाता नहीं थी, वो कोई और थी। या फिर जो कोई और थी वो सुजाता को ये सब दिखा रही थी। उसने खुद को ठीक से देखा। वह वही स्त्री बन गई थी जो उसे सपने में नजर आई थी। तो पेट से है ना, तो ऐसी हालत में तू कैसे खाना बना सकती है? तो मैंने ही बना लिया, कहते हुए साहू उसे अपने हाथों से कोर भराने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों पर बेहोशी की एक तारी सी छाने लगी। सुजाता देख रही थी कि वह स्त्री अब बेहोश हो गई है। फिल्म अब फिर से चल पड़ी थी। एक छोटा बच्चा रोता हुआ साहू के पास आ गया। साहू उस बच्चे की गर्दन पर चाकू फिराने ही वाला था कि सुजाता ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो स्त्री जो लगभग बेहोश होने वाली थी, उसने कृतज्ञता से सुजाता की ओर देखा। फिर वो ऐसी नींद में सो गई जिसमें से वो कभी न उठी। उसका साई ने उसे कुएं में गाड़ दिया था। हाँ, सुजाता ने उस बच्चे को बचा लिया था जो बाद में वहाँ से भाग गया था। साहू को तब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति ने उसका हाथ तब पकड़ा था। उसे उस वक्त जब सुजाता ने उसका हाथ पकड़ा था तब दो दृश्य दिखाई दिए थे। पहले दृश्य में उसने बच्चे का गला काट दिया था, बच्चा कसमसाता हुआ दम तोड़ गया था। तो दूसरे दृश्य में बच्चा जिंदा था और वो भाग गया था। साहू वो दोनों दृश्य ठीक से देख पा रहा था, लेकिन उसे सुजाता नजर नहीं आई थी तब। साहू के लिए वो दोनों दृश्य उतने ही वास्तव थे जितना कि वो खुद। अचानक सुजाता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने फिर एक बार आंखें खोली तो वो फिर से हवेली में थी और उसके सामने बैठा था बलवंत साहू, जो बेड के पास लगी कुर्सी पर बैठा हुआ उसे ही घूर रहा था। सुजाता समझ गई कि अब वो वर्तमान में लौट आई है, क्योंकि साहू अब बहुत थका हारा बूढ़ा लग रहा था और साहू उसे एकटक घूरे जा रहा था। आप यहाँ?
सुजाता ने कहा। तब वो थोड़ा डर भी गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। किसी तांत्रिक ने मुझे कहा था कि अगर मैं 2 रातों के लिए किसी कुंवारी लड़की को इस हवेली में रुका दूँ तो उस स्त्री का प्रेत यहाँ से चला जाएगा। वो मेरी पत्नी थी, मुझे उस पर शक था, इसलिए मैंने ही उसे मारा था। मैं अपने बच्चे की हत्या भी करने जा रहा था कि पता नहीं कैसे मैं रुक गया। किसी ने तब मेरा हाथ पकड़ा था। पता नहीं कौन सी अजब सी शक्ति थी वह, उसी ने मुझे रोका था। मैं कुछ भी नहीं जानता कि बच्चा जिंदा है या मर गया। मैंने तो दृश्य देखे थे तब। जीवन मौत के कगार पर खड़ा होता है तो ये दृश्य अक्सर दिख पड़ते हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। वह स्त्री, वह प्रेत आत्मा किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। यहाँ नीचे एक कुआं था जिस पर बोलते हुए साहू जब ऐसे बोल ही रहा था कि उतने में वहाँ की ज़मीन काली मिट्टी से भरने लगी। हर तरफ कपास ही कपास था। सुजाता ने देखा कि वो अब एक अंतहीन कुआं दिख रहा था। उस कुएं से सुबकने की आवाज़ें आ रही थी। यह वही है सुजाता, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। जल्दी करो बेटी। वह स्त्री कुछ बोल नहीं सकती है, गूंगी है वह, इसलिए उस प्रेत की ताकत बहुत तीव्र है। बोलते हुए साहू रुक गया। अब वो उस कुएं की तरफ बढ़ रहा था। पर मैंने उसे बोलते हुए सुना था। आप झूठ कह रहे हो ना? उसने आपसे कहा था ना कि आप खाना बनाकर क्यों लाए हो? सुजाता बोल पड़ी। पर साहू ने कुछ नहीं सुना। हाँ, पहले वो बोल सकती थी, पर मैंने उसके लाश की जुबान काट दी, इसलिए। कहते हुए साहू उस कुएं के पास गया। किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। एक ऐसा बच्चा जो बहुत छोटा था। तभी उसे किसी ने नीचे खींच लिया। साहू फरफट करता हुआ उस कुएं में चला गया और सुजाता की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अगली सुबह सुजाता अमित के घर पर थी। कल रात हवेली पर अमित ही उसे यहाँ लेकर आया था। दरअसल अमित उसके पीछे ही था। जब साहू को कुएं में उस प्रेत ने खींच लिया था, उसके दूसरे ही पल सुजाता बेहोश हो गई थी। अमित उसके पीछे था, इसीलिए वो बच गई। जो फल वाली की आवाज़ आ रही थी वो दरअसल अमित ही था, जो चिल्ला रहा था कि सुजाता को ऐसा लगे कि कोई फल वाला वहाँ आजू बाजू में टहल रहा है। फिर अमित ने सुजाता से कहा, थैंक्स सुजाता। अमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे पर थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। अगर कल रात तुम ना होते तो। पर एक मिनट, तुम क्यों थैंक्स बोल रहे हो? सुजाता ने बड़ी ही विस्मय से कहा, सालों पहले तुमने एक बच्चे की जान बचाई थी ना। अगर तुम बलवंत साहू का हाथ न पकड़ती तो वो बच्चा नहीं बच सकता था। मुझसे मिलो। मेरा पूरा नाम अमित बलवंत साहू है, इसलिए थैंक्स। कहते हुए अमित ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। सुजाता को लगा जैसे कई सारे दृश्य
उसके सामने नाच रहे हैं। सुजाता अमित को देख रही थी, बस वो देख रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों।